एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और हम लोग हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने हार्मोन के परिभाषा के बारे में, हार्मोन की जहाँ से स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, और हम लोगों ने पीनियल ग्रंथि के बारे में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। अगर हम लोग पिट्यूटरी के बारे में देखें तो ये मस्तिष्क में होता है। तो ये डाईएन्सेफेलाल का जो भाग होता है उसके अधर तल पर स्थित होता है। और जो डाईएन्सेफेलाल होता है वो हाइपोथैलेमस से एक छोटे से वृत्त, जिसको हम लोग इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं, से जुड़ा होता है। और जो ये इनफंडिबुलम होता है वो हमारी कपाल की एक हड्डी होती है जिसको स्फेनॉइड नाम दिया गया है। इस हड्डी के सेला टर्सिका नाम का एक गर्त होता है, गड्ढा होता है, जहाँ पर ये लटकी होती है। फिर से पिट्यूटरी के लोकेशन समझते हैं कि ये डाईएन्सेफेलाल के अधर तल पर स्थित होता है। और जो डाईएन्सेफेलाल है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है इनफंडिबुलम के द्वारा। अब ये जो इनफंडिबुलम है वो कहाँ पे होता है, तो वो हमारी कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक सेला टर्सिका नाम का गर्त होता है, गड्ढा होता है, जहाँ पर ये स्थित होता है। यानी कि अगर हम कहें तो हमारी जो पिट्यूटरी है वो सेला टर्सिका के गर्त में लटकी हुई होती है। इसका जो आकार है या इसका जो भार है ये लगभग 2 से 6 ग्राम का होता है। स्त्रियों में ये अधिक होता है और गर्भावस्था के समय थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ग्राम 5 से 6 ग्राम होता है नॉर्मली, लेकिन ये स्त्रियों में पुरुष से थोड़ा अधिक बड़ा होता है और गर्भावस्था में ये थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर हम देखिए तो इसमें 2 भाग होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और एक को नाम दिया जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो पिट्यूटरी में 2 भाग है, एक एडिनोहाइपोफाइसिस और एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब आगे अगर हम देखें तो जो पिट्यूटरी की सभी पालियां जो हैं, मतलब पिट्यूटरी में 2 चीज़ें हमने देखा है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये दोनों मिलकर कुल लगभग 13 या 13 से अधिक हार्मोन स्रावित करती हैं। और ये हार्मोन हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अलग अलग हार्मोन है, जैसे कि वृद्धि हार्मोन है तो शरीर के लिए काम करता है, LH और FSH है तो उनका काम अलग है। तो जितने भी हार्मोन है सबके काम अलग अलग है। एक तरह से वो हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पिट्यूटरी होती है वो हमारी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके भी सिक्रीशन का ये नियंत्रण करता है। इसीलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर की मैक्सिमम क्रियाओं का नियंत्रण करता है और साथ ही साथ ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में। तो यहाँ से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक को वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो अब बात करते हैं वैसोप्रेसिन के बारे में। तो वैसोप्रेसिन का काम होता है कि ये, इसे हम लोग ADH के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो ADH होता है ये हमारे शरीर में जो मूत्र नलिकाएं होती हैं, यानी जो वृक्क वाहिनियां होती हैं, उनके अंदर जल अवशोषण को बढ़ाता है। जल अवशोषण को ये बढ़ाता है, बढ़ाकर यूरिन की मात्रा को कम करता है, मूत्र की मात्रा को ये कम करेगा। ठीक है, इसका काम यही है कि ये वृक्क की नलिकाओं में या वाहिनियों के अंदर जल अवशोषण को बढ़ाएगा जिससे यूरिन की मात्रा कम हो। और इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसकी अगर कमी हो जाती है, इसकी अगर कमी होगी तो मूत्र के द्वारा अधिक पानी निकल जाएगा क्योंकि उसमें जल का अवशोषण होगा नहीं, तो ढेर सारा पानी जो होगा ये यूरिन के शरीर से बाहर हो जाएगा जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। और इस स्थिति को, यानी कि जब आपको बार बार यूरिन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाईयूरेसिस। और जब भी किसी के शरीर में डायूरेसिस देखने को मिलता है
तो ऐसी कंडीशन को हम लोग डायबिटीज इंस्पिटर का भी नाम देते हैं, जिसमें बार बार यूरिन होती है। ठीक है, तो ये था वैसोप्रेसिन के बारे में। तो वैसोप्रेसिन का काम एक ही है कि ये वृक्क नलिका के अंदर जल अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे यूरिन जो होगा वो आपका पतला हो जाएगा, है ना, जिससे यूरिन जो होगा पतला और जो रक्त होगा वो हो जाएगा गाढ़ा। अब बात करते हैं दूसरे हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो इसका दो काम है। सबसे पहला काम तो ये है कि ये गर्भावस्था के समय जो गर्भाशय की दीवार होती है, गर्भाशय की दीवार की अनैच्छिक पेशियां जो होती हैं, अनैच्छिक पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है। संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, यानी कि प्रसव जो प्रक्रिया है वो आसानी से होती है। साथ ही साथ जैसे ही प्रसव कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये स्तनधारियों के अंदर मिल्क स्राव को, दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। इसका दो काम है। एक तो गर्भाशय की पेशियों में संकुचन उत्पन्न करना, जिससे शिशु जन्म आसान हो, तथा दूसरा काम ये होता है कि शिशु जन्म के बाद मिल्क फीडिंग यानी कि दूध पिलाने की जो प्रक्रिया होती है, उस चीज़ के लिए मिल्क सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं या प्रेरित करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले अलग अलग हार्मोन के बारे में।